है कि स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है ना। तो यदि फिजिक्स नहीं पढ़े रहेंगे तो वही बोलेंगे कि रबर ज़्यादा बढ़ता है तो वही अधिक प्रत्यास्थ है। पर होता कौन है? स्टील। जिसका जो यंग गुणांक ज़्यादा होगा वही क्या होगा? ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो बड़े में भी आता है, छोटे में। जैसे पूछेगा स्टील और रबर में कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, तो कौन है? स्टील। रबर को नहीं चॉइस करना है, ठीक है। या फिर इसी का उल्टा पूछ दिया कि स्टील और रबर में कम प्रत्यास्थ कौन है? रबर। जो ज़्यादा बढ़ेगा है ना, वो कम प्रत्यास्थ होगा। तो ये तो ठीक है, मान लिए, पर इसको प्रूफ करके बताना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक। तो ये मैं कुछ चित्र बनाया हूँ और एक फार्मूला लिखा हूँ। यदि आपसे ये फार्मूला बन गया एक लाइन का तो सारा कुछ अपने आप बना सकते हो। ये जो डायग्राम बनाया हूँ ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, बनाना चाहें तो बनाएं और ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। ये मैं समझने के लिए बना दिया हूँ। तो यंग गुणांक का ये सूत्र हम पढ़े थे, y बराबर एफ एल ए अपॉन डेल्टा एल। ये यंग गुणांक का सूत्र था, यंग मॉडुलस का, ठीक है। यहाँ पर f का मतलब क्या हो गया? mg। जो हम भार लटकाते, हम खींच नहीं रहे, कोई वजन को क्या कर लिए? लटका दिए, तब हमारा जो f का मान होता है वो क्या होता है? mg। जैसे इस चित्र में देखोगे, मान लो यहाँ पर 10 किलोग्राम का लोड लटका दिए या 1 किलोग्राम का लोड लटका दिए, 1 किलोग्राम यहाँ पर बांध के वैसे झुला दिए, है ना। तो उसमें जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मान कितना होगा? mg। उसका मास कितना है, ग्रेविटी कितनी है, इस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक। L है तो L ही लिख दिया। A जो होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन जो सामने का हिस्सा होता है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो परिच्छेद होता है जनरली वृत्ताकार होता है, सर्कल के आकार का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। 2 पाई आर परिधि होती है, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही जगह में क्या लिख दिया हूँ? पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको इसके बारे में लिखना है, चित्र के बारे में। तो बड़ा सिंपल सा है, यहीं से देखते हैं। माना स्टील, आपको यहीं पर देखना है क्योंकि अपने से लिखना पड़ेगा ना। माना स्टील और रबर की दो तार हैं, समझ में आ गया। जिसको लंबा लंबा पतला पतला खींच दो वो उसका क्या कहलाता है? तार। ये मत सोचना कि रबर की भी तार होती है, रबर को भी ऐसे निकाल दोगे तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? तार, ठीक है। तार तो वो भी बोल देते हैं, जैसे लोग जो हैं शक्कर का सीरा बनाए और सीरा बनाते हैं, बोले जब ये तार जैसे दिखने लगे, मतलब पतला पतला जैसे गिरने लगे लंबा लंबा, तब जान लेना कि सीरा क्या है, सही रसगुल्ले लाइक हो गया या जलेबी लाइक हो गया, ठीक है। तो तार का मतलब कोई पतला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? तार। तो किसकी किसकी तार है? हाँ, तो क्या लिखोगे? माना स्टील और रबर की दो तारें, ठीक है। कंसीडर 2 वायर्स ऑफ स्टील एंड रबर, ठीक है। एस माने यहां पर क्या लिखा हूं? स्टील समझना है। आर माने क्या समझना है? रबर। तो यहां पर दोनों की लंबाई क्या है? एल है ना। ऐसा लिख सकते हैं दोनों की। उसके आगे क्या लिखोगे? दोनों की लंबाई एल है, दोनों के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या है? ए है, और दोनों पर लगाया गया भार समान है, एफ है मान लीजिए, या एम जी है, ठीक। और दोनों में विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल एस और डेल्टा एल आर है। माने इसकी लंबाई में जो वृद्धि है उसको हम डेल्टा एल लिख दिए, नीचे एस लिख दिए, मतलब वो स्टील का कहला जाएगा। आर लिख देंगे तो किसका कहला जाएगा? रबर का कहला जाएगा। चलो शब्द बनाओ, अब आप लोग को बोलना है, बोलो तो। दोनों की लंबाई एल है, समान है, और दोनों पर लगाया गया भार एम जी, ये भी समान है। ये सब समान समान हो गया। अब इसको क्या बोलोगे? अनुदैर्ध्य विकृति।
स्टील की अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल एस है और रबर की अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल आर है। तो कंसीडर 2 वायर्स ऑफ स्टील एंड रबर हैविंग लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए and weight suspended in it is mg. The longitudinal strain in steel is delta ls and longitudinal strain in rubber is delta lr. इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमको किसके लिए फार्मूला लिखना है? रबर के लिए। हिंदी से लिखोगे फॉर रबर, रबर के लिए लिखेंगे तो उस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, लिखना नहीं। ठीक है, उस फार्मूले में देखो मैं क्या कर रहा हूं। ऊपर क्या लिखोगे? रबर के लिए इस स्टेप में आ गए, है ना। तो रबर के लिए सूत्र देखो क्या लिखा है, y, है ना। तो y को एक काम करता हूं, कैसे पता चलेगा कि मैं स्टील की निकाल रहा हूं कि रबर की निकाल रहा हूं? तो क्या करूं, है ना, y r रबर के लिए निकाल रहा हूं तो r लिख दो। अच्छा, कोई क्रम से निकाल सकते, कोई जरूरी नहीं कि पहले रबर का निकालना है, स्टील का, रबर का, किसी का भी निकाल दो। तो ये मैं कर दिया y r। फिर क्या लिखा है, वो r अच्छे से नीचे लिखना है, बराबर में नहीं लिखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है फार्मूले में, देखो यहां ये वाला देख लो, mgl। इसमें क्या r लगाने की जरूरत है या s लगाने की जरूरत रहेगी? जो mg है वो सेम है, l भी क्या है, सेम है, और पाई आर स्क्वायर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी सेम है, तो उसमें कुछ नहीं बदलेंगे। ये फार्मूले में डेल्टा एल होता है, सिर्फ इस डेल्टा एल में बदलेगा। तो क्या क्या लिखूं बताओ, वहां क्या लिखा है mg, फिर क्या लिखा है l लिख दिया, फिर क्या लिखा है पाई आर स्क्वायर, फिर क्या लिखा है डेल्टा एल, और इसके नीचे लगा देना है r। इसमें भर डेल्टा एल में r लगा देना, क्योंकि सारा कुछ तो सेम है। ये जो लंबाई है वो दोनों की कैसी रहेगी, अलग अलग, कोई ज्यादा बढ़ जाएगा कोई कम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे अगला, स्टील के लिए। किसके लिए? स्टील के लिए। पूरा फार्मूला लिखेंगे, जहां r है वहां क्या लिख देंगे s। तो बताओ क्या बनेगा, इसका इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूं। हाँ बोलो, वाई एस इक्वल टू एम जी एल, फिर क्या पाई आर स्क्वायर, फिर क्या होगा डेल्टा एल एस। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे, भाग करने पर। दोनों को हम भाग कर रहे हैं, शब्दों में लिखना नहीं कि भाग करना है, बस ऐसे लिख देना है, इसका मतलब यही भाग ही कर रहे हैं। तो अब भाग कैसे करते हैं यार, भाग करने का तरीका क्या होता है? तो पहले मैं इस साइड का लिखूंगा, 1 नंबर का क्या है वाई आर, फिर 2 नंबर का देखो क्या है वाई एस, माने इधर का भाग होता है और उधर का उधर से हो जाएगा। ठीक है, बराबर उसको देखो क्या है एम जी एल, और फिर क्या है पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर। फिर यहां पर इसका देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले का एम जी एल, और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एस। यही है। अब इसमें नियम ये रहता कि ऊपर वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से, माने ये एम जी एल से पूरा कट गया। ठीक है, और ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर से कट गया। बचा क्या यार आपके पास, डेल गामा आर और गामा एस बराबर, ये तो बटे में है ना, और ये भी बटे में है, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो क्या हमारे पास बचेगा डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल आर। यहां तक तो हम निकालिए। अब इससे क्या पता चल रहा है, पता तो अलग आना है, बताना तो वह है कि कौन अधिक प्रत्यास्थ है। तो इसमें मुझे ये बताओ कि किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, स्टील और रबर में किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी? लंबाई किसकी ज्यादा होगी, रबर की। तो यहां पर हम जानते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि चूंकि डेल्टा एल आर ग्रेटर देन डेल्टा एल एस, है ना, माने स्टील की, रबर की लंबाई स्टील से क्या रहेगी, नहीं ज्यादा, लंबाई ज्यादा रहेगी जो विकृति हो रही है। ठीक है, तो इससे ज्यादा होने से क्या हो जाएगा अतः। अब बताओ
इसमें वाई आर और वाई एस में किसका मान ज़्यादा रहेगा, इससे पता करना है। तो इसका देखो, वाई आर ऊपर लिखा है और एल आर कहाँ लिखा है, नीचे। उल्टा रिलेशन है ना, मतलब एल आर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये बटे में आया ना, ये दोनों का मान एक दूसरे का कैसे हो गया, बटे में। माने एक चीज बढ़ेगी तो दूसरा चीज घटेगी। तो इसमें डेल्टा एल आर का मान बढ़ रहा है, इसलिए वाई आर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वाई आर लेस देन क्या हो जाएगा, वाई एस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रबर का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा है कि कम है ना। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता, कैसे जाने कि ज्यादा है। इसका मुंह देखो, जिस साइड मुंह खुला है उस साइड बड्डा रहता है ना। ये मुंह ये कहलाया, ये वाला जो चिन्ह बना है ना, ये मुंह कहला गया। इसका मुंह उधर खुला है और नीचे पीछे क्या है, बंद है। माने इस साइड कौन है, छोटा, और उधर कौन है, बड़ा। इसमें बड़ा कौन है, वाई एस, है ना। स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा है, जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होता है वही क्या होता है, मजबूत होता है। उसकी जो कहना चाहिए प्रत्यास्था का गुण होता है वो कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है।